व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। सो लास्ट वीडियो से हमने अपना जो चैप्टर नंबर 5 है वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए थे कि आखिरकार जो जुडिशरी है वो क्यों देश में जरूरी होती है, उसका रोल क्या होता है, क्या क्या वो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। राइट, तो ये सारे सवाल जो है वो हमने लास्ट वीडियो में उठाए थे और इन सभी जो क्वेश्चंस हैं उनका हम एक एक करके जो है आंसर ढूंढेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, की जो जुडिशरी है उसका क्या रोल है। कोर्ट टेक्स डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। तो जो कोर्ट्स होते हैं, तो जो अदालतें होती है ना, उनमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of river waters between states, or they can punish people for particular crimes। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किन किन मुद्दों पे जो कोर्ट्स हैं वो एक्शन ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो सिर्फ यही जो डिसीजन है वो नहीं लेते, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज पे डिसीजन लेते हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला हो गया कि जैसे जो कोर्ट है वो ये बोल सकता है कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, स्टूडेंट्स को नहीं मार सकते। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स, और जो कोर्ट्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स के बीच में कभी कभी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं पानी को लेकर। अब रिवर जो है ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में ही बहेगी, रिवर के लिए तो कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो वो यहाँ से बहते बहते हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में बहने लगे। तो इन स्टेट्स के बीच में क्या होता है, पानी को लेकर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो है वो जुडिशरी डिसीजन ले सकता है। और दे कैन पनिश द पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम, और जो कोर्ट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसके क्राइम के लिए उसको सजा भी दे सकते हैं। अगर उसने कुछ गलत कर दिया है तो उसको सजा भी कोर्ट्स दे सकते हैं। Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो जो भी काम जुडिशरी करती है उसको हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू दूसरा है, और तीसरा है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो कोर्ट्स या फिर जुडिशरी जो भी काम करते हैं उनको हमने इन तीन कैटेगरीज में बांटा है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and government, between two state governments and between the center and state government। Dispute का मतलब एक तरीके से क्या होता है, किसी के बीच में मतभेद हो गया, किसी के बीच में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके दोस्त के बीच में ही होता हो या आपके भाई बहनों के बीच में होता हो। झगड़ा तो जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, दो लोगों के बीच में हो सकता है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो सकता है, एक हो सकता है कि हरियाणा की गवर्नमेंट और जो पंजाब की गवर्नमेंट है मिलके जो है किसी चीज पे झगड़ रहे हो। तो झगड़ा जो है वो दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो सकता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, सिटीजन और जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में हो सकता है कि आप जैसा कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसको उसके साथ कुछ गलत हुआ है और गवर्नमेंट ने ही उसके साथ कुछ गलत किया है। राइट, तो जो झगड़ा है वो गवर्नमेंट या फिर सिटीजन के बीच में हो सकता है। बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ कह रही है और स्टेट गवर्नमेंट, किसी स्टेट की कोई गवर्नमेंट है वो कुछ कह रही है और दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा जो है वो कहीं किसी भी लेवल पे हो सकता है, लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में हो सकता है, अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में हो सकता है, सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स के बीच में हो सकता है। और इन झगड़ों को, इन डिस्प्यूट को सुलझाने में जो जुडिशरी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड कराता है कि जिसके बेसिस पे, जिसके थ्रू जो लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट हो गई या जिन भी लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, वो उसको सुलझा सके। तो पूरा एक प्रोसीजर जो है, पूरा मैकेनिज्म, पूरा सिस्टम जो है कोर्ट्स, जुडिशरी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी ऑल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution। और इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी बातें करता है, बट कभी कभी क्या होता है कि उस सेंटेंस को, उस बात को कोई पर्सन जो है अलग तरीके से ले सकता है। जैसे एक ही सेंटेंस होता है, उसको हम 10 तरीके से जो है कह सकते हैं, उसके 10 तरीके से मतलब निकल सकते हैं। जैसे कि मैंने चोरी नहीं की, हम एक ही सेंटेंस को बोल रहे हैं कि भाई मैंने चोरी नहीं की, इसका मतलब आप कह रहे हो कि मैंने चोरी नहीं की, बट हो सकता है किसी और ने की। आप कह रहे हो, इसी सेम सेंटेंस को हम बोल सकते हैं मैंने चोरी नहीं की। आप अब इस पे फोकस है चोरी पे कि भाई मैंने चोरी नहीं की है, मैंने कुछ और किया है ना। इस तरीके से सेम सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लोग सोच सकते हैं। तो उसका सबसे सही इंटरप्रिटेशन क्या है वो हमारी जो जुडिशरी है वो बताती है
कि इसका जो मकसद है इस पूरी बात को लिखने का कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, उस सेंटेंस का असली मतलब क्या है, वो जो है जुडिशरी जो है वो बताती है। और पूरे प्रोसेस को, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा इंटरप्रिटेशन होता है, जिसमें कि जुडिशरी ये बताती है कि इसका फाइनल इंटरप्रिटेशन यही है, इसके अलावा इसको कुछ और ना समझा जाए, तो उस पूरे प्रोसेस को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, राइट। अब जो जुडिशरी है उसके पास ये भी पावर है कि अगर कोई ऐसा लॉ है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका हनन हो रहा है, तो जो जुडिशरी है वो कह सकती है कि इस लॉ को जो है बिल्कुल खत्म कर दो, इसको विड्रॉ कर लो। जो तीसरा हमारा फंक्शन है जुडिशरी का, वो है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग द लॉ का मतलब क्या है, किसी लॉ को एक तरीके से उसको सपोर्ट करना। अगर कोई लॉ जो है अच्छा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फंडामेंटल राइट बच रहा है, तो उसको जो जुडिशरी है वो सपोर्ट भी करती है। एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स मतलब कि जुडिशरी ये इंश्योर करती है, ये ध्यान में रखती है कि सभी लोगों का जो फंडामेंटल राइट है वो बना रहे, उसका वायलेशन ना हो। So every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. तो हर एक जो सिटीजन है इंडिया का, वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उसे लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन क्लास 7th book you read about Hakeem Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. तो हमने क्लास 7 में हकीम शेख की कहानी जो है वो पढ़ी थी, और वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर थे जो कि किसी एक्सीडेंट में उनकी जो हालत है बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। उनके साथ क्या हुआ था कि वो चलती ट्रेन से गिर गए थे और उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। अब जब हकीम शेख को अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिखाने के लिए ले जाया गया, तो मतलब हर एक हॉस्पिटल ने उन्हें जो है एडमिट करने से मना कर दिया। सभी ने अपने अलग अलग तरीके के बहाने दिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, अभी बेड नहीं है, हमारे पास इनका इलाज नहीं होगा। मतलब इस तरीके से बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स थे उन्होंने हकीम शेख को एडमिट करने से मना कर दिया। और उनकी सिचुएशन आप सोच ही सकते हो, कोई चलती ट्रेन से जो है गिरा है तो उसकी सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस होगी। और ऐसी सीरियस कंडीशन में भी, इमरजेंसी में भी, किसी हॉस्पिटल ने उन्हें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट नहीं किया, और अल्टीमेटली उन्हें जो है बहुत सारे टाइम के बाद, लगभग 12 घंटे के बाद, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, बट हाँ काफी टाइम के बाद जो है वो मजबूर होके उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां पे एडमिट हुए और वहां पे उनका इलाज जो है हुआ। तो इस सिचुएशन को देख के, मतलब कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी सिचुएशन को और गंभीरता से देखा कि ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स किसी पर्सन को ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे कैसे एडमिट करने से मना कर सकते हैं। So on hearing his case, Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental rights to life, also includes the right to health. तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना हकीम शेख का, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो आर्टिकल 21 है, जो कि हर एक सिटीजन को राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, और राइट टू लाइफ के ही अंडर जो है राइट टू हेल्थ भी आता है। भाई, आपको जीने का अधिकार तो तभी हो पाएगा ना जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है राइट टू हेल्थ। तो ये वाला जो राइट है, राइट टू हेल्थ, जो कि हकीम शेख के साथ हुआ कि उनके जो सीरियस कंडीशन है उसमें भी उन्हें एडमिशन नहीं मिला, एडमिट नहीं हो पाए वो। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें क्या हुआ, इसमें उनके राइट टू हेल्थ या फिर राइट टू लाइफ का उल्लंघन हुआ। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड, as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patients during emergency. So ये पूरी सिचुएशन देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उसे बोला कि हकीम शेख को जितना भी खर्चा लगा उन्हें दिखाने में, उसका जो है भरपाई की जाए, कंपनसेशन जो है दी जाए। कंपनसेशन एक तरीके से जब किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, किसी का कोई लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को एक तरीके से उसकी भरपाई करने के लिए जो भी मुआवजा दिया जाता है वो कंपनसेशन है, ठीक है, मुआवजा, राइट। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को हकीम शेख को कंपनसेशन देने के लिए कहा गया कि उनके जितने भी हेल्थ पे खर्चा वगैरह आया इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे केस में, उनको उसका मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ एक ब्लूप्रिंट तैयार की जाए कि वो लोग किस तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर के सिस्टम को लेके चल रहे हैं, और स्पेशली जब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो उसका आपके पास क्या सिस्टम है, उसको एडमिट करने का, उसका इलाज करने का क्या सिस्टम है। तो जुडिशरी ने बोला, कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि आप एक प्राइमरी हमें ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराओ। ब्लूप्रिंट मतलब एक तरीके से आप हमें
अपना जो भी प्लान है उसको बताओ कि आप किस तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर पे काम करने वाले हो, ताकि किसी और के साथ इस तरीके की सिचुएशन ना हो। और सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं, साथ ही साथ में अगर इमरजेंसी के सिचुएशन में किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या जो है अरेंजमेंट्स होंगे उसके बारे में भी आप हमें बताओ। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर काम कोई पर्टिकुलर मुद्दे पे काम करने के लिए डायरेक्ट किया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो हकीम शेख का फंडामेंटल राइट था, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ जो है उसको बचाया, उसको उसका जो उल्लंघन हुआ जो है उसके लिए इंश्योर किया कि आगे किसी और के साथ ना हो, और जो उनके साथ गलत हुआ उसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट को बोला। तो इस तरीके से उन्होंने फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको एनफोर्स किया और अपहोल्ड किया लॉ को। तो ये तीन जो है मेन फंक्शंस हमने देखे जुडिशरी के, कि वो मोटे मोटे तौर पे क्या क्या फंक्शंस जो है वो प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का अलग अलग पार्टीज में, चाहे गवर्नमेंट हो गई चाहे सिटीजन हो गए, इन सभी के बीच में जो झगड़े हैं उनको सुलझाने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज लिखी है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना जो है वो जुडिशरी का काम है, और लॉज को अपहोल्ड करना और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना भी जुडिशरी का काम है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की फोटो जो है वो दी हुई है, और इसमें बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 26 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था, और इसी दिन जो है हमारा जो देश है वो भी रिपब्लिक हुआ था। Right, so like its predecessor, the Federal Court of India 1937 to 49, it was earlier located in Chamber of Prince in the Parliament House. तो सुप्रीम कोर्ट से पहले जो कोर्ट था उसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। एक तरीके से फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को बदल के जो है सुप्रीम कोर्ट लाया गया। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है 1937 से लेकर 1949 तक था, फिर 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गया। तो पहले ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट हाउस में ही था, स्टैब्लिश था। बट अब क्या किया है बाद में 1958 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बिल्डिंग जो है वो चेंज कर दी गई। इट मूव्ड इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग ऑन मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो मथुरा रोड के पास बिल्डिंग है अभी, जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे उसको शिफ्ट कर दिया गया। पहले जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट हाउस में ही लगता था, बाद में अब चेंज करके उसको न्यू दिल्ली के मथुरा रोड पे स्टैब्लिश कर दिया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मेन आपके लिए ये है कि कब स्टैब्लिश हुआ था, 26 जनवरी 1950। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से पहले कौन सा कोर्ट था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। सो नाउ आई होप कि आपको जो फंक्शंस हैं, जो रोल हैं जुडिशरी के, वो समझ आ गए हों। सो यहाँ पे एक और काइंड ऑफ एक्टिविटी जो है वो दी हुई है। यहाँ पे बोला है कि विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द टेबल बिलो। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट दिया हुआ है और उसका एग्जांपल हमें बताना है। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो इस केस में जीएसटी जो है वो अच्छा एग्जांपल रहेगा कि जब जीएसटी आने वाला था तो उस टाइम पे जो डिस्कशंस है वो तो होती ही हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जीएसटी जैसा कुछ आए, और जो सेंटर है वो चाहता था कि जीएसटी जैसा एक जो टैक्स सिस्टम है वो आना चाहिए। एक तरीके से हम कहते हैं ना वन नेशन वन टैक्स काइंड ऑफ थिंग जो है वो आनी चाहिए। तो इसके बीच में डिस्प्यूट क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ये सोच रही थी कि जब जीएसटी आएगा तो उसकी वजह से जितना भी पैसा, टैक्स का पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता था वो कम हो जाएगा, और ज्यादा पैसा जो है टैक्स का वो हाथ में सेंटर के चला जाएगा। तो इस वजह से इनके बीच में जो है मतभेद जो है बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो एक तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि किस तरीके से कभी कभी सेंटर और स्टेट के बीच में भी मतभेद या डिस्प्यूट जो है वो हो जाते हैं। बट हालांकि काफी सारी जो चीजें हैं इस तरीके की लाई गई कि जीएसटी में इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया गया कि स्टेट के पास भी जितना उसका शेयर है वो जाए और सेंटर के पास भी जितना उसका बनता है टैक्स वो जाए, राइट। नाउ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स। तो दो स्टेट्स के बीच में अगर हम डिस्प्यूट की बात करें तो बहुत फेमस जो डिस्प्यूट है वो है कावेरी वाटर डिस्प्यूट की। जो कावेरी रिवर है उसके पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटका में हमेशा डिस्प्यूट जो है वो चलते रहते हैं। वो लोग किसके पास ज्यादा पानी रहेगा, किसके पास कम रहेगा, इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है डिस्प्यूट चलता रहता है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी के ऊपर डिस्प्यूट चलता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं दो स्टेट्स के बीच में किसी भी रीजन से डिस्प्यूट हो सकते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन्स, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। हम मतलब इतने ज्यादा जो है क्राइम्स वगैरह होते हैं, किसी ने किसी की चीज कोई चोरी कर ली, किसी ने किसी की हत्या कर ली, तो वो सभी केसेस जब कोर्ट में जाते हैं तो वो क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन्स, ठीक है। लॉ दैट आर इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी कभी ऐसे लॉज भी होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरीके से खिलाफ चले जाते हैं। तो बहुत ही रिसेंट एग्जांपल जो अगर मेरे दिमाग में भी आ रहा है वो ये है कि जैसे हमने अभी देखा था कि सेम जेंडर मैरिज जो है उसे लीगलाइज कर दिया है। तो पहले क्या था कि इस तरीके के लोग जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हैं
उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अपने तरीके से अपनी मर्जी से शादी कर पाए, कि अगर कोई मेल मेल से ही शादी करना चाह रहा है या फीमेल फीमेल से ही शादी करना चाह रही है तो पहले वो चीज इलीगल होती थी। अब ये चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, कि जिस भी पर्सन को अपने प्राइवेट मैटर में जो भी करना है वो करे। अब किसी पर्सन की पर्सनल प्रेफरेंस से किसी दूसरे पर्सन के फंडामेंटल राइट पे तो नहीं इफेक्ट पड़ रहा किसी तीसरे के पे, तो राइट। तो उसके बाद जो लॉ है वो इस तरीके के लाए गए कि जिस भी पर्सन को जिस भी तरीके से जीना है, जिससे भी शादी करनी है, लड़के से लड़की से, वो कर सकता है। तो इस चीज को लीगलाइज जो है कर दिया गया। तो ये एक ऐसा एक तरीके से पुराना जो लॉ था उसकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों का फंडामेंटल राइट या फिर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो राइट लिखे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उल्लंघन हो रहा था। और फिर जो कोर्ट है उसने उसमें चेंजेस लाए और एक तरीके से पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया कि इस तरीके के लॉ जो है वो नहीं होने चाहिए। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि किस तरीके के डिस्प्यूट जो हैं वो अलग अलग से हो सकते हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स थे। इसके अलावा इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आप अपने लेवल पे भी गूगल पे सर्च कर सकते हो ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल पाए।